हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीएस थर्ड पेपर के एक टॉपिक की जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन। हिंदी में उसको धन शोधन बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई दृष्टिकोण से अगर आप मेंस के सेगमेंट में जाते हैं तो ये थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट में आता है। दूसरी चीज़ एसे के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिकल एसे का एसे में एक पॉइंट एक एसे इकोनॉमिकल एसे के रूप में भी आता है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जितने सारे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो आज हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ और कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो लगातार इस समय देखिए 2-4 दिनों से एक न्यूज़ में ईडी संस्था का नाम सुनते होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय लगातार चर्चा में बनी रहने वाली एक संस्था है। कई सारी जांच कर रही है, जिससे मेजर में नेशनल हेराल्ड की बात कही जाए, इसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी के मामले देखे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो टॉपिक है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। इसको समझने के लिए इसको हम कई सेगमेंट में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस के तहत ये कार्य किया जाता है। दूसरी चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं। तीसरी चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है हमारे समाज पे, हमारे देश पे, किस प्रकार का इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और उसके बाद हम आते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार किस प्रकार के उपाय अपना रही है। चौथी बात, हम नेक्स्ट में आते हैं लास्ट में, मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो इसको रोकने की दिशा में या इसके दिशा में कार्य करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लास्ट में वे फॉरवर्ड या आगे की राह देख लेंगे कि क्या हमारे सुझाव हैं, क्या हम कर सकते हैं। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब होता है कि अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध रूप में शामिल करना या वैध रूप में उसको जो है प्रस्तुत करना। मतलब गलत तरीके से जितना भी पैसा कमाया जा रहा है उसको वैध रूप देना। कहने का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो काला धन को सफ़ेद करने की जो प्रक्रिया है वही एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है। लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है शोधन या धो देना। मतलब कि पैसे को क्या करना, उसको एक तरीके से कहा जाए तो धो दिया जाए, लॉन्ड्रिंग कर देना उसकी। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लाउंडरर बोलते हैं। लाउंडर वो व्यक्ति होता है जो इस काम को अंजाम देता है, और लॉन्ड्रिंग ये प्रक्रिया है और मनी के साथ लागू होती है तो वही जो है मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में हो जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। बेसिकली ये 3 प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जिसमें सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट या नियोजन करना। इसका मतलब होता है कि जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया गया है, चाहे वो अपराध के माध्यम से हो, चाहे वो चोरी के माध्यम से हो, चाहे स्नेचिंग हो, चाहे रॉबरी की गई हो, वो गलत। कहने का मतलब ये कि सरकार की नज़रों से जो पैसा छिपा कर कमाया गया है गलत गैर कानूनी तरीके से, उसको जो है एक तरीके से सिस्टम में इन्वॉल्व करना, प्लेस कर देना। प्लेस करने का मतलब जो भी हमारा फिनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है, जो बैंकिंग प्रणाली हमारी कार्य कर रही है, उसमें उसको क्या कर देना, उसमें उसको प्लेस कर देना या एंट्री करवा देना उसकी। राइट, ये पहला चरण होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। दूसरा चरण होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिकरण या उसको बोलते हैं एक तरीके से लेयरिंग करना, लेयर कर देना। मतलब फिनेंशियल सिस्टम में उस पैसे को इतनी बार रोटेट करा दिया जाता है कि उसका जो मेजर सोर्स है, कहाँ से वो इकोनॉमी जनरेट की गई है, कहाँ से वो पैसा चला है, उस पैसे की जानकारी, उसके मेजर सोर्स की जानकारी, मेन सोर्स की जानकारी किसी को नहीं हो पाती है। यही और लाउंडर का यही उद्देश्य होता है। लाउंडर का यही एम होता है कि वो इसको पता ना कर पाए, सरकार इसको पता ना कर पाए कि इसका मेन सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा चला है। राइट, तीसरी चीज़ होती है कि पहला हो गया आपका जो है प्लेसमेंट, दूसरा हो गया आपका इसका लेयरिंग कर देना, और तीसरा हो गया इसका इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट कर देना। मतलब कि वो पैसा घूम करके उस व्यक्ति के पास फिर से आ जाए। तो वो पैसा क्या करता है, लेयरिंग करवा करके उसको बड़ी बड़ी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। जैसे जहाँ पे जैसे कि मॉल हो गया बड़े सारे, या बड़ा कोई शिप हो गया खरीद लिया उसने, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले लिया उसने, वहाँ पर उसको इन्वेस्ट कर दिया गया। राइट, तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम चलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके कौन कौन से आते हैं। तो कई तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, कुछ मेजर तरीकों की बात हम कर लेंगे। जैसे होता है सबसे पहला कि एक सेल कंपनियों का गठन करना। मतलब फर्जी कंपनी बना दी जाती है, फेक कंपनियां जिनको बोलते हैं, जहां हकीकत में कुछ नहीं होता है, केवल कागजी कार्रवाई के माध्यम से कंपनियां बनाई जाती हैं। उस कंपनी के माध्यम से क्या किया जाता है कि पैसे को एक तरीके से वहाँ इन्वेस्ट कर करके उसको वाइट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि वित्तीय जो विदेश में जो बैंक बने हुए हैं इस तरह के, जैसे आप स्विट्जरलैंड बैंक का नाम सुनते होंगे, स्विस बैंक, इस तरह की दुनिया में कई सारी बैंकें हैं जहाँ पे जो अपने को क्या करते हैं, अपनी सारी जानकारियों को एक तरीके से साझा नहीं करते हैं।
तो इस तरह की सिस्टम में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, विदेशी बैंकों में ब्लैक मनी को जमा कर दिया जाता है, राइट। तीसरी एक बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बताएंगे, जिसका नाम है राउंड ट्रिपिंग। ये बड़ा बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि हमारा ही पैसा राउंड करके हमारे पास फिर से आ जाए। ये ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बड़ा तरीका होता है। इसमें होता क्या है, जैसे सरल शब्दों में समझें, जैसे मान लीजिए दो देश हैं, कंट्री ए भारत, कंट्री बी एक देश का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मॉरिशस लगातार चर्चा में बना रहता है, तो मॉरिशस का एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसमें होता क्या है बेसिकली कि इन दो भारत में क्या किया है, कई देशों के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है, एक समझौता कर रखा है, जिनको बोलते हैं डबल टैक्सेशन एंटी अवॉइडेंस, DTAA बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही कंपनी अगर दोनों जगह पे पैसा निवेश करके कंपनी अगर बना रही है एक ही नाम से, तो वो एक जगह टैक्स अगर चुका रही है तो दूसरी जगह टैक्स देने से बच सकती है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो टैक्स हेवन कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे टैक्स की मात्रा बहुत ही कम है या 0% है। तो करता क्या है कि जैसे मान लीजिए भारत का कोई इन्वेस्टर है, अपनी ब्लैक मनी को किसी माध्यम से, हवाला के माध्यम से ले गया, मॉरिशस में उसने जमा कर दिया, और मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री जहाँ पे उसको टैक्स नहीं देना है या बहुत कम मात्रा में देना है। एक तरीके से वो लीगल फॉर्मेट में आ गई और मॉरिशस में वो एक अथराइज कंपनी के रूप में आ गई, और DTAA पे सिग्नेचर कर रखा है दोनों देशों में। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो कंपनी, वो इन्वेस्टर भारत में आता है, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करता है और ये कहता है कि आप दोनों के बीच में DTAA, इसलिए आप हमसे यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे। ये इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको रोकने के लिए कई सारे उपाय भी किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट लगातार प्रयास। एक कानून बना है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल उसका नाम है। उस कानून के माध्यम से इस चीज़ को, ब्लैक मनी जो विदेशों से आती है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राहक जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसकी सही जानकारी पता की जा रही है कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, कौन है ये पैसा, कहाँ से आया, इसका सोर्स। तो इस गार के माध्यम से कानून लागू किया जाता है। गार कानून को लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है, कई सारी उसमें अड़चने भी हैं, तो खैर वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हम वहाँ जाके आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपने लोगों ने और सुन रखा होगा, जिसका नाम है कि व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करना। व्यापार आधारित जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसमें 3-4 चरण होते हैं, 3-4 प्रकार की, जैसे फेक इनवाइस बनाना, ओवर इनवाइस, उसके बाद जो है अंडर इनवाइस बनाना, ओवर शिपमेंट, अंडर शिपमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि फेक इनवाइस के माध्यम से एक फेक इकोनॉमी जनरेट की जाती है, जो एक प्रकार से गुब्बारे के रूप में होती है, जो हकीकत में कुछ नहीं होती है। रियलिटी में कोई सामान नहीं जा रहा है उनका, लेकिन वो इनवाइस बना देते हैं, और उस इनवाइस के बिहाफ पे दो प्रकार के बेनिफिट उनको ज़्यादा होते हैं। पहला ये कि एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उनका डायमेंशन बढ़ जा रहा है, उनका टर्नओवर बढ़ जा रहा है, जिसका यूज करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना क्रेडिट बढ़ा सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, इनपुट टैक्स क्रेडिट सुना होगा GST के अंतर्गत, वो क्लेम भी कर देते हैं आगे जा करके कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको चाहिए। एक तरीके से सरकार को दोहरा चूना लगा रहा है वो। तो इस प्रकार से ये व्यापार आधारित जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है। गवर्नमेंट का नुकसान क्या हो रहा है, एक तो फेक इकोनॉमी जनरेट हो रही, महंगाई बढ़ रही लगातार, सामान्य व्यापारी इनकी तुलना में अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और ब्लैक मनी है इनके पास, तो मोनोपोली भी जनरेट होने का डर रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये नुकसानदायक है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है ये। हम अगले चरण में आते हैं, इसका हम क्या देखते हैं, इसका प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव इसका हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, आर्थिक प्रभाव के रूप में देखते हैं। तो आर्थिक प्रभाव में ब्लैक मनी कई प्रकार से नकारात्मक प्रभाव जनरेट करती है। जो सबसे बड़ा होता है कि मार्केट में क्या करना, एक इन्फ्लेशन डेवलपमेंट, दिखावटी जो मुद्रास्फीति होती है वो जनरेट हो जाती है। दूसरी चीज़, अर्थव्यवस्था को छूना लगता है और फेक इकोनॉमी जनरेट होती है, तो दिखने में जो हकीकत में कुछ नहीं होती है, लेकिन आपको दिख रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं तो कहने का मतलब है इकोनॉमिकल लेवल पे कई प्रकार से नुकसान ये देश को पहुंचा रही है। दूसरा, सोशल इम्पैक्ट हो गया इसका। सोशल में होता है कि लोग एक दूसरे को, हमारे देश में दिखावे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, युवा इससे बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ को लेकर के। संगठित अपराध भी यहीं से जनरेट होता है, क्योंकि ये पैसा कहाँ जाएगा, संगठित अपराध से ही आया है और संगठित अपराध में जा सकता है, तो इसलिए संगठित अपराध की समस्या खड़ी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी होती है। आप नक्सल को देखते होंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइज क्राइम को देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार की इकोनॉमी ज़्यादा काम करती है। आतंकवाद में देखते होंगे, टेररिज्म में इस प्रकार का पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये इस प्रकार से नुकसान पहुँचाती रहती है।
अच्छा, इसको रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय भी सरकार कर रही है, जिसको हम देखते हैं। कुछ मेजर कानून है बनाए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सबसे मेजर कानून है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। बेसिकली इसके बारे में आगे हम देखेंगे। और कुछ कानूनों की चर्चा करते हैं, जैसे कि एक है आपका इनकम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इनकम डिक्लेरेशन घोषणा बोलते हैं। 2016 के बजट में सरकार इसको लेकर आई थी। उसमें था क्या कि लोग अपनी आय की घोषणा करेंगे, स्व घोषणा, मतलब खुद से डिक्लेयर करेंगे क्या है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होने का प्रयास, क्योंकि मेजर सोर्स पता चल जाएगा, पता चल सकता है कि हाँ इनकम आ कहाँ से रही। एक और आया था, आपने देखा होगा, बेनामी संपत्ति लेन देन वाला जो कानून बना था, प्रच्छेद अधिनियम के नाम से है, वो 2016 में। उसमें था क्या कि बेनामी कानून, मतलब संपत्ति जो बेनामी तरीके से संपत्ति जनरेट की जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया था, क्योंकि बेनामी संपत्ति में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी लगी हुई है। आपने देखा होगा, रेरा कानून बना इसके लिए, बहुत सारे बिल्डरों ने विरोध किया। तो इस चीज़ को लेकर के बेनामी संपत्ति प्रच्छेद अधिनियम कानून 2016 से काम कर रहा है। तीसरा एक आपने सुना होगा नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी एक चर्चित घटना है, डीमोनेटाइजेशन। तो वो भी ब्लैक मनी को रोकने का एक उपाय था कि ब्लैक मनी कैसे मार्केट से रोक दी जाए। बड़ी नोटों को बंद कर दिया गया था, नई नोट उनके स्थान पे जनरेट की गई थी, ताकि ब्लैक मनी जो फेक इकोनॉमी, जो गुब्बारा दिख रहा है एक तरीके से, उसको किसी माध्यम से फोड़ा जा सके। अब हम आते हैं PMLA के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। PMLA एक कानून है जो 2002 में ये बनाया गया है, लेकिन 2005 से क्या हुआ है, ये एक प्रकार से प्रभावी हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। इसको हम देखते हैं कैसे 1 जुलाई से प्रभावी हुआ है। ये ऐसा देश घरेलू स्तर पे भी काम करता है, विदेशों में भी काम करता है। विदेशों में इस प्रकार से एक कानून है, एक समझौता है, जिसका नाम है MLALT, पारस्परिक विधिक समझौता, सहायता समझौता के नाम से। बेसिकली 26 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने समझौता कर रखा है। उस समझौते के अंतर्गत क्या होता है, वो देश एक दूसरे से जानकारी को साझा करते हैं। उनके बीच में जो लेन देन होता है, उनके बीच में जो भी पारस्परिक इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, वो साझा करते हैं और बताते हैं कि हमारे जो सोर्सेज हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, सारी जानकारी साझा की जाती है। अगर गलत तरीके से संदिग्ध पाया जाता है तो इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। क्यों? क्योंकि इस कानून में 156 रूल्स हैं। उन रूल्स के अगेंस्ट अगर काम किया गया है तो कार्रवाई की जाती रहती है। तीसरी चीज़ एक और है, जिसको बोलते हैं FIUID के नाम से, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के नाम से एक कानून है। ये बेसिकली एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, कह सकते हैं इसको। ये जो वित्तीय संस्थाएं हमारे यहाँ, बैंक हैं या इस तरह की फिनेंशियल और भी पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो काम कर रही हैं, तो उनको ये पावर है कि वो अगर किसी व्यक्ति को संदिग्ध पाते हैं, अगर उनको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, तो उसको इसकी सूचनाओं किसको देते हैं, FIUID को देते हैं। और FIUID का जो डायरेक्टर होता है वो कार्रवाई करने के लिए इनके ऊपर स्वतंत्र होता है, वो कार्रवाई करता है कि कैसे इस पर कार्रवाई करना है, राइट। तो FIUID फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अगर कोई डाउटफुल होता है तो वो FIUID के माध्यम से उस पर कार्रवाई होती है। कुछ और भी चीज़ें हैं इस पर, जैसे विदेशी स्तर पर अगर हम देखने का प्रयास करें कि वैश्विक स्तर पर क्या कार्य है, तो एक कानून बना था जिसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन। 1988 का कानून था। पहली बार इस तरह कानून लाया था कि मतलब दोषियों, कई सारे देशों ने इस प्रकार का जो है समझौता कर रखा है आपस में कि अगर इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां अगर पाई जाती हैं तो उनको क्या किया जाएगा, रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। एक आप सुनते होंगे, बड़ा चर्चित है, जिसको बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई बल, FATF। इसको हम बाद में बात करेंगे अभी इसके बारे में, क्योंकि लगातार चर्चा में बना रहता है। कुछ और नाम देख लेते हैं, जैसे एक है मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के ग्रुप है, APG बोलते हैं इसको। APG क्या है, एशिया प्रशांत देश के कुछ सदस्य हैं। इन सदस्यों ने मिल करके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपस में प्रतिबद्ध हैं। वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं और इस पर रोक लगाते हैं। दूसरा एक है जो FATF है, उसी के अंतर्गत काम करता है। उसी की एक अंतर सरकारी एजेंसी है जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर वित्त पोषण को पर रोक लगाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम यूरेशियन समूह, EAG के नाम से यूरेशियन समूह बनाया गया है। ये बेसिकली FATF के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कार्य करती है इस दिशा में, मनी लॉन्ड्रिंग पे या आतंकवाद पे जो वित्त पोषण हो रहा है, जो फंडिंग हो रही है, उस पर रोक लगाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल आप सारे लोग जानते हैं, इंटरनेशनल पुलिस का
वो है जो शॉर्ट फॉर्म है। और इंटरपोल इस दिशा में सहायता करती है इन सारी एजेंसियों को। अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो इंटरपोल के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाती है। अब हम आते हैं FATF के बारे में, क्योंकि ये लगातार चर्चा में बना रहता है। आपने पाकिस्तान को देखा होगा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट चर्चा में बना रहता है। तो देखते हैं कि बेसिकली है क्या, ये 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको। वर्तमान में इसमें 37 सदस्य हैं। भारत भी इसमें 34वें सदस्य के रूप में जुड़ा था 2006 में पहली बार। उस समय ये ऑब्जर्वर के रूप में था और 2010 में ये कंप्लीट मेंबर के रूप में शामिल हो गया है। तो FATF कुछ उसके जो तरीके हैं, कुछ चरण हैं जिनके माध्यम से कार्रवाई करता है इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए। पहला होता है वित्तीय आसूचना। मतलब कि अगर कहीं संदिग्ध लग रहा है उसको, तो वो एक क्या करता है, वो सूचना प्रदान करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं जो संदिग्ध हैं। और नेक्स्ट होता है एक पैरामीटर बनाता है। वो पैरामीटर ये कि एक मानक तय करता है देशों के लिए कि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे ताकि आपकी जो भी गतिविधियां हैं वो आतंकवादी वित्त पोषण के लिए कार्य ना कर पाए। पाकिस्तान इन्हीं पैरामीटरों में फेल हो गया था। इसी कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, जो एक प्रकार से चेतावनी है कि आपके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। या इंटरनेशनल जो भी एजेंसियां हैं, मान लीजिए IMF हो गया आपका, या और जो एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, वो फंडिंग रोक देती हैं। जैसे ही ब्लैक लिस्ट में जाएगा वो फंडिंग उसकी रोक देंगी। ग्रे कहने का मतलब ये कि जो ग्रे लिस्ट है वो एक प्रकार से चेतावनी है। और उससे जब चीज़ें आगे बढ़ती, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और उस पर प्रतिबंध लगातार लगाना जारी कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ है कि हम आते हैं इसमें मेजर चैलेंजेस क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में हम चैलेंजेस देखते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इस दिशा में कार्रवाई करने में अड़चन के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो चैलेंजेस के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो बाधा के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी डिजिटल करेंसी। वर्तमान समय हमारा डिजिटल करेंसी का है। भारत सरकार भी स्वीकार कर रही है इस चीज़ को। आपने देखा होगा कि बजट में इस चीज़ की चर्चा भी लगातार की गई है कि हम डिजिटल करेंसी क्या करेंगे, जारी करेंगे। उस पर टैक्स लगाने की भी बात चल रही 30%। तो लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से जनरेट होती है, इसका मेजर सोर्स क्या है, ना ही कोई इसके लिए, जैसे कि हर मॉनेटरी को रेगुलेट करने की एक सेंट्रल बॉडी होती है, जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी को रेगुलेट करने के लिए RBI काम करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हो गई या क्रिप्टो करेंसी के तरह से और भी कई प्रकार की जो मेजर इस तरह के डिजिटल करेंसियाँ हैं, उनको रोकने के लिए, उनको विनियामक उनके लिए कोई एजेंसी नहीं काम कर रही, इसलिए उसके सोर्सेज का पता नहीं चल पाता है कहाँ से वो जनरेट हो रही है, राइट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ होती है कि जो इसके जो मानक है, जो वित्त पोषण को निपटने के लिए जो साइबर हमले, तो साइबर हमले इस दिशा में सबसे बड़े चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं। साइबर हमले का मतलब होता है कि जैसे आप लगातार सुनते होंगे किसी के बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया, किसी के बैंक खाते हैक कर लिए गए, किसी का बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये साइबर हमला लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक चैलेंज बना रहा है किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट की सुरक्षा के लिए लगातार चैलेंज बना हुआ है साइबर हमला। तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ क्या है कि इसको रोकने के लिए कोई एक बड़ा कानून नहीं है, डेटा सुरक्षा का कोई कानून नहीं है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि कानून सरकार ने वापस लिया, एक बिल बन रहा था डेटा सुरक्षा से संबंधित, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको वापस कर लिया क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। कई उसमें कुछ चेंजेस भी उन्होंने सुझाव दिया, सजेशंस दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अधिक मजबूत तरीके से वो कानून बन के आए और इस दिशा में अच्छे से वो कार्य करें। नेक्स्ट चौथी चीज़, हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी कमी है, जागरूकता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अडॉप्ट तेज़ी से कर ली गई है, लेकिन लोग टेक्नोलॉजी साउंड नहीं हो पाए आज भी बहुत। खासकर वो एक आपने गांव सुना होगा जिसका नाम है जामताड़ा, झारखंड का एक गांव है, उस पर एक फिल्म भी कोई बनी हुई थी। वो पूरा गांव ही एक तरीके से कहा जाए तो हैकिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, साइबर हैकिंग का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये खासकर ऐसे लोगों को ट्रेस करते हैं जो टेक्नोलॉजी साउंड नहीं है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है, उनको ये ट्रेस करते हैं और उनके अकाउंट हैक कर ले जाते हैं लगातार। तो इसलिए जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी कार्य है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। इसके अलावा जो और सारे चैलेंजेस हैं, फिर हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है इसके बारे में। तो हम वे फॉरवर्ड को हम देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या, कुछ हम क्या क्या अपना सकते हैं हम इसके बारे में। कि जैसे सबसे बड़ी चीज़ है KYC मानक। KYC के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि क्या है, नो योर कस्टमर, बैंकों के लिए होता है, RBI ने लागू किया है। अपने कस्टमर को आप अच्छे से जानिए कि वो क्या कौन है, वो कहाँ से उसके पास पैसा आया हुआ है उसके बारे में। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ क्या है कि 50,000 रुपये से अधिक जमा करने, 50,000 से कम अगर आप जमा करते हैं तो किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपसे, ना कोई पैन कार्ड या कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता
है। तो कहने का मतलब ये है कि नो योर कस्टमर के प्रोग्राम के तहत आप अच्छे से कड़ाई से पालन करिए और अपने कस्टमर को आप जानिए। दूसरा, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो पैसा नज़र में रहे। कैशलेस होगा तो नज़र में होगा, सरकार की नज़र में आएगा और उस पर जो है अधिक उसका जो धन होगा वाइट मनी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आगे विस्तार से इस पर चर्चा कभी की जा सकती है। थैंक यू।